विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है शिखर तक जाने के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिखर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास हमारी समान अध्ययन की होने वाली है। समान अध्ययन में हम आज के क्लास में 50 MCQ इतिहास के प्रश्नों का संकलन किए हैं, जो कि यूपी PCS 2026 एग्जाम, लोअर PCS एवं अन्य एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से क्लास को। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई है? ठीक, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? इसमें हमारा ऑप्शन है 1921, 1922, 1935, 1942। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, 1921। इसकी खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। कुछ हम इसके साथ साथ स्टाफ इफेक्ट बताते चलेंगे। इस पे कुछ बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, रीजन क्या है, लिखने पे ज़्यादा समय इन्वेस्ट हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा, उसको आप याद कर लेंगे। अगर कुछ आपको लगेगा नया चीज़ है तो उसको नोट कर लेंगे। तो इसमें जो 1922 है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है। राखलदास बनर्जी इसकी खोज करते हैं और जॉन मार्शल के नेतृत्व में दोनों हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में अगन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन बकरी, बी गाय, सी घोड़ा, डी स्त्री। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, गाय। गाय को अगन्य यानी नावध करने योग्य ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है, क्योंकि ऋग्वेद में गाय को सबसे महत्वपूर्ण वस्तु माना जाता था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यानी धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, सारनाथ। वाराणसी में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, बोधगया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर के मल्ल में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे महानिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा है इस प्रकार से, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अजातशत्रु। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीत होती है, अशोक के समय तृतीय होती है, कनिष्क के समय चतुर्थ होती है। अब जान लेते हैं कौन इसका अध्यक्ष कब रहा है। अजातशत्रु के समय महाकश्यप इसके अध्यक्ष रहे, कालाशोक के समय साबक मीर, अशोक के समय मोगली तिप्स और कनिष्क के समय अश्वघोष मित्र थे। और ये भी जान लेते हैं कि पहली बौद्ध संगीत, दूसरी बौद्ध संगीत और तीसरी बौद्ध संगीत और उसके साथ साथ चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु समय राजगृह में होती है, और सेकेंड जो कालाशोक समय राजगृह के बाद वैशाली में होती है, अशोक के समय पाटलिपुत्री में होती है, और कनिष्क के समय में श्रीनगर में होती है। तो चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। एक्स्ट्रा फैक्ट को मैं लिख ना रहा हूँ, आप वैसे ही सुन लीजिएगा। रीजन क्या, लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा, तो सही नहीं है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा जानना ही हमारे लिए अच्छा है। 5वां क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला चंद्रगुप्त मौर्य, बी अजातशत्रु, सी दशरथ, डी बृहदत्त। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त।
इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन बोला था। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बीड़ा बजाते थे और लेखन का भी कार्य कुछ कुछ किया करते थे, इसलिए इन्हें कविराज के नाम से जाना जाता है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके कार्यकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 2 हर्षवर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसमें हमारा ऑप्शन 20 ए सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। इनके समय में 7वीं सदी में लगभग फायान भारत आता है। हर्षवर्धन के टाइम में ह्वेनसांग आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 8वें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी थानेश्वर, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी मथुरा। ऑप्शन को चूज करिए। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, थानेश्वर। थानेश्वर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी। क्वेश्चन 9 को देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी मोहम्मद गजनवी और जयचंद, ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी अकबर और हिमू। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध 1 वर्ष बाद 1192 में ही लड़ा गया। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। इस पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय, इनका मतलब मेन नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। मोहम्मद गजनवी और जयचंद चंदेरी के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में इन दोनों के मध्य होता है 1194 में। इसमें गजनवी विजयी होता है, जयचंद हारता है। जबकि सी वाला विकल्प बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में होता है, जिसमें बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है इब्राहिम लोदी को मारकर। इब्राहिम लोदी ऐसा शासक था जो सल्तनत काल में युद्ध यानी मैदान क्षेत्र में उसकी मृत्यु होती है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीवान अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन है सेना, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी वित्त, ऑप्शन डी विदेश। यह कृषि विभाग से संबंधित था। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। इसका फैक्ट को जान लेते हैं। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोला जाता था। दिल्ली का पहला सुल्तान भी इसी को बोला जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन किया था। इल्तुतमिश पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, मुगल वंश का सुल्तान था जो दिल्ली से शासन किया। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, साथ साथ सीधा और पैबोस की नीति अपनाई। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, लेकिन इसे लोग मूर्ख भी बोलते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जब किसी की योजनाएं फेल हो जाएं या वह सफल ना हो पाए तो लोग कुछ भी बोल देते हैं। चलिए उसके छोड़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 12वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय प्रथम, ऑप्शन डी सदाशिव राय। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका फैक्ट को जानते हैं। कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे। इन्होंने तेलुगु भाषा में आमुक्तमलाद नामक
ग्रंथ की रचना की थी। तेरहवां क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? अभी हमने ऊपर जाना कि पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया और बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है इब्राहिम लोदी को हराकर। क्वेश्चन 14 है, अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 1575, ऑप्शन बी है 1585, ऑप्शन सी है 1582, ऑप्शन डी है 1585। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। 1582 में अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 1575 में इबादत खाना का निर्माण कराया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त की। 64 में जजिया कर को समाप्त किया। 62 में दास प्रथा 1562 में दास प्रथा को अंत किया। इस प्रकार से कुछ उन्होंने सही काम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 हमारा इस प्रकार से है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, जहांगीर। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी और 9वें गुरु को, एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, 9वें गुरु को औरंगजेब ने दी थी। 9वें गुरु का नाम गुरु गोविंद, अर्जुन देव नहीं, उनका नाम था तेग बहादुर सिंह, हाँ कुछ ऐसे ही नाम था उनको, 9वें गुरु थे। और शाहजहां ने आगरा में मुमताज के याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन जानते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 16, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, शिवाजी के समय अष्टप्रधान थे। एक्स्ट्रा फैक्ट को आप ऐसे सुन लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि नया कुछ फैक्ट मैं बता रहा हूँ तो नोट कर लीजिएगा। ये लगेगा कि मतलब सुनने से याद हो जा रहा है तो याद वैसे कर लीजिएगा, क्या ही फालतू को लिखेंगे। क्वेश्चन 17 है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1764। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इसमें मीर कासिम अंग्रेजों की तरफ नहीं, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में एक तरफ तीनों नेतृत्व से लड़े और हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से था। हेक्टर मुनरो की विजय होती है और 1757 में 23 अप्रैल 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। वो छल तरीके से अंग्रेज उसकी मृत्यु कर देते हैं। और 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीतता है, मराठों की पराजय होती है। क्वेश्चन 18 को देख लेते हैं। भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। यह भारत के 19% क्षेत्र में लागू थी। और लॉर्ड, एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं, लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन की नीति को अपनाया, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को अपनाया, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को अपनाया। इस प्रकार से सबने शोषण मिलकर किया, किसानों का, आम जनता का। अंग्रेज शोषणकारी थे ही। क्वेश्चन 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, लॉर्ड कैनिंग।
1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, जिसे 1800 एक्ट के द्वारा फिर इसे पुनः वायसराय बना दिया जाता है। ऊपर हमने जान ही लिया लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति को अपनाया था। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया था, जो भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाता था। लॉर्ड रिपन 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करता है। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है। 20वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1885, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 1885, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1885, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1886। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ए ओ हुम इसके सचिव थे और डब्ल्यू सी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। पहला अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया था, जबकि इसे पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन वहाँ पर हैजा जैसी बीमारी हो जाने के कारण बॉम्बे में आयोजन किया गया था। और उसके साथ साथ 86 में दादा भाई नौरोजी को कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता दी जाती है और 87 में बदरुद्दीन तैयबजी को बनाया जाता है, जो मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और 88 में जॉर्ज यूले को बनाया जाता है, जो इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन होता है। तो चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कुछ याद करते रहिए। आगे चलते हैं 21वें क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905, 1906, 1911, 1919। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट को जानते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल था, जो कि वायसराय के पद में बदल चुका था। और 1906 में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं। और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। और 1919 में 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर बाग में जलियांवाला बाग कांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर गोली चलवा देता है, हजारों लोगों की मृत्यु होती है, जो भारतीय इतिहास में एक दुखद घटना के रूप में उल्लेखित है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 5 मार्च 1920, 23 अप्रैल 1919। इसमें मैंने ऊपर देख लिया 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन 23 को देख लेते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1935। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इसे दिल्ली समझौता भी बोला जाता है। 1930 में सविनय और एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है और 1931 में कराची अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इसमें गांधी जी को काला झंडा भी दिखाया गया। कारण क्या कि 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी जाती है और गांधी जी उनको बचा ना पाए, इस कारण से उन्हें काला झंडा दिखाया गया। और इसमें कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य को पहली बार पेश किया गया। 32 में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट समझौता होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 24वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका ऑप्शन है ए 8 अगस्त 1942, बी है 9 अगस्त 1940, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1942, 15 अगस्त 1942। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन के असफल हो जाने पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था,
चलते हैं 25वें क्वेश्चन पे। एक 25वां क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसको भी आप याद रखिएगा, आपको आपकी तैयारी में बहुत यूजफुल आएगी अगर आप उसको याद रखेंगे तो, क्योंकि एक क्वेश्चन में बताने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अब उसको बताने समय टाइम लगता है, इसलिए आप उसको धैर्य से अगर सुनेंगे तो शायद आपको याद भी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन इस प्रकार से, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है, सुभाष चंद्र बोस। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया। जब इन्होंने त्रिपुरा से 1939 में त्रिपुरा से अधिवेशन से इस्तीफा देते हैं। गांधी जी और इनके बीच विवाद होने के कारण ये त्रिपुरा कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन से अध्यक्षता से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, तो उसमें विरोध के घटनाक्रम में उनके सर में लाठी से चोट लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। कि 26वां क्वेश्चन, कावेरीपत्तनम किसका प्रमुख बंदरगाह है? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, चोल वंश का। कावेरीपत्तनम किसका प्रमुख बंदरगाह है? चोल वंश का। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1191, 1192, 1193, 1206। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी विजयी होता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार होती है, और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। 28वां क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी पढ़नी, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी चाणक्य। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, पढ़नी। अष्टाध्यायी के लेखक हैं वेद व्यास, महाभारत के लेखक हैं कालिदास, रघुवंशम, शकुंतलम, और डी चाणक्य जिनका नाम कौटिल्य है। इन्हें विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इनको 3 नामों से जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी जो राजनीति पर आधारित थी। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी गया। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, कुशीनगर के मल्ल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, और डी में गया, इसे बोध गया के नाम से जाते हैं, इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी पार्थनाथ, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी नेमिनाथ। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी तो 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर थे। पार्थनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनके चिन्ह को जान लेते हैं क्या है। महावीर स्वामी का चिन्ह सिंह था, जबकि पार्श्वनाथ का सर्प था, और ऋषभदेव का वृषभ यानी बैल चिन्ह था। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में मुख्य काजी कौन था? मुगल काल में मुख्य काजी कौन था? एक मुख्य न्यायाधीश, एक सैन्य अधिकारी, एक वित्त अधिकारी, एक विदेश मंत्री। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, मुख्य न्यायाधीश को मुख्य काजी के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन 32 को देख लेते हैं, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी दौलत खान लोदी। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। अन्य फैक्ट को भी साथ में जान लेते हैं। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा की स्थापना करता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत काल का पहला शासक था जो युद्ध मैदान में मारा जाता है बाबर के हाथों। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में होता है। चलिए 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 33वां क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसमें तो मैंने ऊपर बताया सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में।
अकबर ने दीन इलाही चलाया 1582 में, और 1575 में इबादत खाना का निर्माण कराया, और शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए बहुत कार्य किया, इसने नहरों का जाल बिछवाया, और लोगों के स्वास्थ्य के लिए दारुल सफा नामक खैराती का अस्पताल चलाया था, और दासों के लिए दीवान बंदगान एक विभाग बनाया था जिससे दासों को काम मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 34वां क्वेश्चन है, तुगलकनामा किसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी अलबरूनी। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, आमिर खुसरो। इन्हें तोतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। आमिर खुसरो को इन्हें एक खड़ी बोली के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ये तबला के आविष्कारक भी नाम से भी जाने जाते हैं। अलबरूनी ने गजनवी के साथ आया 11वीं सदी में, और इसने लिखा तहकीक हिंद, जिसे किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं। भारत के बारे में किताबें लिखी। एक्स्ट्रा फैक्ट को याद करते रहिएगा, क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी, क्योंकि जितना क्वेश्चन है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं बोल रहा हूँ। उसको याद करेंगे तो शायद आपके लिए उससे क्वेश्चन से ज़्यादा बेनिफिट, मतलब ज़्यादा ही रहेगा, बेनिफिट मिलेगा आपको उसको। क्वेश्चन 35 है, रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी भागवत गीता, ऑप्शन डी उपनिषद। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। महाभारत को रजनामा नामक हिंदू ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। चंदेरी का युद्ध 1528 किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए बाबर और मेदिनी राय, ऑप्शन बी बाबर और राणा सागा, ऑप्शन सी अकबर और हुमायूं, और ऑप्शन डी हुमायूं और शेरशाह। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो इसी के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बाबर ने अपने शासनकाल में, मतलब 1526 से 30 तक था, उसमें उन्होंने 4 युद्ध लड़ा। लगभग 4 वर्षों में उसने 4 युद्ध लड़ा। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, और 1528-29 में घाघरा का युद्ध। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, पान खाओ चांद पर घूमो। पा से पानीपत, खा से खानवा का युद्ध, चा से चंदेरी का युद्ध, डी से और घा से घाघरा का युद्ध। घूमना मतलब घाघरा का युद्ध। याद करने के लिए देखिए कुछ भी बना सकते हैं, लोग अपने अपनी तरफ से बनाते हैं, ठीक है। तो बाबर और राणा सांगा के बाद खानवा का युद्ध होता है 1527 में, और हुमायूं और शेरशाह के बीच 2 युद्ध होते हैं। 1539 में चौसा का युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी होता है और शेरशाह की उपाधि धारण करता है। 1540 और बिलग्राम का युद्ध, जिसमें शेरशाह विजयी होता है और सूरवंश की स्थापना करता है, और 1540 से लेकर 1555 तक सूरवंश रहता है। लेकिन 1545 में कालिंजर के युद्ध में, कालिंजर किले को जीतने के चक्कर में ये शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। उसके आगे 10 साल तक उनके जो शासक थे आगे उन्होंने शासन किया। फिर 1555 में फिर पुनः हुमायूं मुगल वंश की स्थापना करता है, शेरशाह के अगले शासक को पराजित करके। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी सासाराम, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी आगरा। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही से सासाराम। सासाराम बिहार में रोहतास जिला में एक स्थान है। यह अष्टकोणीय मकबरा बना हुआ है, जिसे बाहर से देखने पर मुस्लिम का मकबरा लगता है, लेकिन अंदर से देखने पर इसे हिंदू जैसा प्रतीत होता है। कोई लेखक ने बोला है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इसको इस तरीके से बोला गया है, कोई लेखक बोला है। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडकोप, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी मांडुकोप उपनिषद। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, मुंडकोप उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। सत्यम और एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम
मांडकोप उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोप और मांडकोप ये दोनों अर्थशास्त्र, मुंडकोप और मांडकोप उपनिषद दोनों अथर्ववेद के उपनिषद हैं, जबकि छांदोग्य उपनिषद ये सामवेद का है और कठोर उपनिषद ये यजुर्वेद का है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, भूल जाता है सब, थोड़ा सा चीज़ें हैं। मुंडकोप जो पहला है और डी वाला है ये हमारा अथर्ववेद से संबंधित अथर्ववेद का उपनिषद है, ठीक है। और सी वाला जो छांदोग्य उपनिषद है ये सामवेद का है और कठोर उपनिषद जो है ये यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 39वें क्वेश्चन पर। एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखेंगे तो शायद आपके बहुत से प्रश्न बनेंगे, जल्दी कोई ना छूटेगा प्रश्न आपसे। 39वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसमें हमारा लोथल सही है, जो एक गोदीबाड़ा है, यह गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंद्रगुप्त ये सब पाकिस्तान में है। क्वेश्चन 40 है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन 20। इसमें ऑप्शन सी हमारा सही 18 है। और उपनिषदों की बात की जाए तो 108 हैं। पुराण कितने हैं? पुराण 18 हैं और उपनिषद कितने हैं? 108 हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41वां क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अशोक। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा उदयन। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। बिंबिसार हर्यवंश का एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं। बिंबिसार हर्यवंश का संस्थापक था, ठीक है। अशोक ब्राह्मी लिपि, अरमेइक लिपि, खरोष्टी लिपि, जो खरोष्टी लिपि अनेक लिपियों में अभिलेखों को लिखवाया। खरोष्टी लिपि जो हमारी दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 42वां क्वेश्चन। एक्स्ट्रा फैक्ट को याद करते रहिएगा। 42वां क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह इंडिका नामक पुस्तक लिखता है, मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखता है, और यह पुस्तक से पाटलिपुत्र की जानकारी मिलती है, मतलब पाटलिपुत्र के साम्राज्य की कैसा शासनकाल था, कहाँ वहाँ पे लोग कैसे थे, इस सब की जानकारी मिलती है। और हर्षवर्धन के समय, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, हर्षवर्धन के समय फेनसांग आया था 7वीं सदी के अंत में। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? अभी हमने ऊपर तो देख लिया, इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी, जिसे पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें मेगास्थनीज बताता है कि इसमें दास प्रथा नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था, मतलब मेगास्थनीज के हिसाब से पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा नहीं थी, जो कि ये धारणा उसकी गलत बनी। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था 11वीं सदी में। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद बुक को लिखता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44वां क्वेश्चन इस प्रकार से, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की, शुरुआत की। 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई। समुद्र को कविराज के नाम से भी जाना जाता है, और श्रीगुप्त ने एक्स्ट्रा फैक्ट में बता रहा हूँ, समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता है। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह एक महान शासक थे। समुद्रगुप्त ऐसा शासक था जो उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराता है। इसे विसेंट स्मिथ इसको भारत का नेपोलियन के भी नाम से बोलते हैं। कोई लेखक विसेंट स्मिथ है जो इसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोलता है। क्वेश्चन 45 है, कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही
45 में ए सही है। समुद्रगुप्त को कविराज के भी नाम से जाना जाता था। इसे बीड़ा इसके सिक्कों पर इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया भी गया है। स्कंदगुप्त के समय हुडू का आक्रमण होता है। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में करते हैं। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं सदी में कुमारगुप्त ने करते हैं। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी महिपाल। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। पाल वंश का शासक गोपाल था। यह बंगाल में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं। धर्मपाल बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। देवपाल भी एक महान शासक था। महिपाल को पाल वंश का द्वितीय उद्धारक के नाम से भी जानते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चंदेल, ऑप्शन बी सोलंकी, ऑप्शन डी पल्लव वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है। चोल वंश ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था। अड़तालीसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय, विजयालय या राजराज प्रथम या राजेंद्र प्रथम या प्रांतक प्रथम। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। राजराज प्रथम ने दक्षिण भारत में बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया, जो द्रविड़ शैली का एक उज्ज्वलंत उदाहरण में बना हुआ है। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को भी जीता है। एक महान शासक था। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 49वां क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी बलबन। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। और एक बार गिर जाता है मतलब कुतुब मीनार ऊपर का एक सिरा, तो इसको फिरोज शाह तुगलक निर्माण करा था। चौथा 5वां मंजिल। बलबन रक्त और लौह की नीति अपनाया, सीधा और पैबोस की नीति अपनाया था। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श के भी नाम से जाना जाता है। इसने लाहौर से शासन किया था। यह गुलाम वंश का पहला शासक था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 50वें पे, जो हमारा कि लास्ट भी होने वाला है। सिजदा और पैबोस प्रथा किसने प्रारंभ की थी? हमने ऊपर देखा कि बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी, जिसे लास्ट में एकदम शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को खत्म करता है। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू करता है। घोड़ों को दागना और सैनिकों की हुलिया लिखाना, ये सब प्रथाओं को संचालित करता है। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम इसे बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी बोला जाता है। रजिया सुल्तान दिल्ली सुल्तान की पहली मुस्लिम शासिका थी। तो इस प्रकार हमने 50 प्रश्नों को हल किया। आप 50 प्रश्नों के साथ साथ इसके मैंने जो एक्सप्लेन किया, जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया, वो भी शायद आप अच्छे से सुने होंगे। अगर आप अच्छे से सुने होंगे शायद आपको क्वेश्चन के सिवाय बहुत कुछ रिवीजन हुआ होगा और साथ साथ याद भी हुआ होगा। तो साथियों, आज की हमारी यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इतिहास गवाह है कि सफलता एक रात में नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। अगर हमारी क्लास आपके लिए यूजफुल कुछ लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।